नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अंजलि सिंह। आजकल हर रोज़ कोई ना कोई पर्यावरण की बात करता है कि कैसे उसे बचाना है। छोटे छोटे काम भी अक्सर लोग करते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ों को लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। जैसे घर में से अगर कचरा निकलता है तो उस कचरे का क्या होता है, कैसे उसे सही तरीके से यूज़ करके या यूँ कहे कि कंपोजिट करके उसे खाद बनाया जा सकता है। क्योंकि आपने कई बार देखा होगा कि जब भी हम घरों से बाहर निकलते हैं या फिर हमारे घर में जो भी कचरा होता है, किचन में जो भी गीला कचरा होता है, उसे हम यूं ही बाहर फेंक देते हैं या फिर हम किसी को दे देते हैं। घर में कचरे वाला आता है, उसके बाद वो कचरा लेके चले जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि एक्चुअल में होता क्या है उसका? सही तरीके से अगर देखा जाए तो इसी सारी चीज़ों को सॉल्व करने के लिए एक स्टार्टअप है रॉबिन नाम का। अब ये रॉबिन करता क्या है, कैसे ये काम करता है, क्या घर में आपका जो घर में जितना भी आपके किचन में जो वेस्ट निकलता है, गीला कचरा जो निकलता है, क्या आपको पता है कि आप घर में खुद से ही उसका खाद बना सकते हैं, उसे यूज़ कर सकते हैं। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। हमारे साथ हैं रॉबिन की फाउंडर अनु खंडेलवाल। अनु, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच अंजलि। बिल्कुल अनु, सबसे पहले तो हम अपने दर्शकों को यही समझाने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में रॉबिन क्या है, कैसे ये नाम आपने चूज़ किया, और इनफैक्ट बहुत ही इनोवेटिव, बहुत ही अच्छा नाम है रॉबिन। कैसे इसका ख्याल आया आपको? जी बिल्कुल। आई थिंक लोगों के लिए पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि रॉबिन नाम इनोवेटिव क्यों है, क्योंकि सुनने में लगता है कि ये किसी पर्सन का नाम है रॉबिन, बट एक्चुअली स्पेलिंग है RAWBIN, तो इट्स कॉल्ड रॉबिन। वाई रॉबिन? बिकॉज जो भी इसमें आप डालते हैं वो एक्चुअली रॉ बन जाता है। जहाँ से चीज़ें आई थी वो वहीं चली गई। तो बेसिकली हम इसमें एक सर्कुलर प्रोसेस चला रहे हैं। मिट्टी से कोई चीज़ उगती है, फल फ्रूट जो भी आप खाते हैं, सब्जियां, वो रॉबिन में जाती है एंड देन वो फिर सॉइल में वापस चली जाती है। तो इसीलिए हमने उसका नाम रॉबिन रखा। और दूसरा रीज़न ये था कि हम रॉबिन में एक्चुअली माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ होती है, मतलब कि जैविक आप जिनको बोलेंगे कि जैविक खाद। हाँ, तो उसमें एक्चुअली में लिविंग बॉडीज़ है। तो हम चाहते थे कि ऐसा नाम रखा जाए जिससे लोग उसको एक ह्यूमन परसेप्शन उसमें आए। तो बस इसीलिए रॉबिन नाम रखा गया। बिल्कुल। स्टार्टिंग से अगर हम बात करें ओवरऑल जर्नी की, कब स्टार्ट किया, आइडिया कैसे आया कि चलो ठीक है, कि क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम बस सोच लेते हैं कि हाँ ठीक है, हमें अपना जो काम है वो स्टार्ट करना होता है। जाहिर सी बात है, पहले तो हम जॉब ही कर रहे होते हैं। जॉब छोड़ने के बाद अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करना, कोई स्टार्टअप स्टार्ट करना, कितना टाइम लगता है? कैसे आपने स्टार्ट किया? तो बिल्कुल सही कहा आपने। ऐसे कोई दिमाग में नहीं आता कि मैं बिज़नेस स्टार्ट करूँगा या करूँगी। और आई थिंक सबको एक टाइम के बाद, अब वो टाइम कब आता है ये हर किसी के डिफ़र करता है। तो मोस्टली सबको 30 साल के बाद एक अंदर एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस बोला जाता है, जिसे सबको होता है कि भाई मैं अगर इस दुनिया में आया हूँ, मैंने जन्म लिया है, तो क्या मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ? इसका मतलब क्या है, पर्पस क्या है मेरे ज़िंदा होने का? तो ये चीज़ मेरे साथ भी हुई। तो रॉबिन स्टार्ट करने से पहले मैंने 7 से 8 साल काम किया है। सिर्फ भारत में नहीं, भारत के बाहर भी 4-5 कंट्रीज़ में। तो हाँ, अच्छी खासी सैलरी थी। मैं कमा रही थी अराउंड 3 lakhs पर मंथ। एंड आई वॉज अ डेटा साइंटिस्ट इन ट्विलियो, जो कि एक US कंपनी है। तो हाँ, ये सब बहुत अच्छी थी लाइफ। ऐसा नहीं था कि कुछ कमी थी एक पर्पस की लाइफ में। तो वो मुझे मिला। मैंने अपना मास्टर्स किया है यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा UK से 2020 में। तो वहाँ मुझे मेरे एक प्रोफेसर ने एक थीसिस दी थी नॉर्थ दिल्ली वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम को सॉल्व करने की। तो वो पहला कह सकते एक मूवमेंट था कि मैं वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम में घुसी। मुझे तब तक इनफैक्ट मुझे ये भी नहीं पता था कि मेरा जो वेस्ट है, जो मैं डस्टबिन में डाल देती हूँ, उसके बाद होता क्या है उसका। जैसे सब लोग जनरली लोगों को नहीं पता होता कि जाता कहाँ है वो, उसका होता क्या है। एग्जैक्टली, सब लोग यही सोचते हैं ना कि कुछ तो हो ही रहा होगा। हम इतना आगे बढ़ रहे हैं, मार्स पे कॉलोनीज बनाने की सोच रहे हैं, मून पे जा रहे हैं, साउथ पोल भी हमने डिस्कवर कर दिया मून में, मतलब वी आर डूइंग एवरीथिंग राइट।
बट मेरे लिए बहुत शॉकिंग था जानना कि हम अभी तक अपने इतना बेसिक इशू जो हर कोई बच्चे से बच्चा बूढ़े से बूढ़ा क्रिएट करता है वेस्ट हर दिन, वो हम फिक्स नहीं कर पाए हैं। हम कर क्या रहे हैं, यहाँ से कूड़ा उठाते हैं और दूसरी जगह डाल देते हैं। यही वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है अभी भी इंडिया में, नहीं सिर्फ पूरे दुनिया में, जिसको तो हम जहाँ बेसिकली छोटी जगह से उठकर बड़ी जगह पे चले जाते हैं, और वो बड़ी जगह का नाम है लैंडफिल्स। तो ये लैंडफिल वर्ड के बारे में मुझे पता चला। मैं यूके में, जैसे मैंने बताया, मैं पढ़ाई कर रही थी, तो जैसे सबका होता है कि भाई जहाँ पढ़ते हैं फिर वहाँ 2 साल नौकरी करेंगे, तो वही प्लान था। बट जब ये समहाउ नेचुरली अंदर से एक जिज्ञासा हुई यार, एक इंस्पिरेशन मिला, एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट मिला जो कि वर्थ सॉल्विंग था। तो मुझे लगा कि मेरे जो स्किल्स हैं वो शायद यहाँ पे अच्छे यूटिलाइज हो सकते हैं। तो फिर मैं वापस इंडिया आई कोविड में, बैंगलोर में थोड़ी दिन जॉब करी, और मैं साथ साथ इस पर रिसर्च करने लगी कि वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम होता कैसे है, क्या चलता है। जो रिसाइकिल हम बोलते हैं, हर पैकेट के पीछे एक रिसाइकिल का साइन होता है, ट्राइंगल का, तो क्या सच में वो रिसाइकिल होता है। तो ऐसे करके करते करते पता चला कि पहली बात तो मैंने अपने आप को 0 वेस्ट पर्सन बना दिया। सबसे पहले क्योंकि एक एंटरप्रेन्योर जब तब बनता है, सबसे पहले वो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करता है, फिर वो सोचता है कि मैंने चलो अपनी कर ली है, अब इसको मल्टीप्लाई कैसे किया है, अब सबके लिए कैसे सॉल्व किया जाए। तो वही प्रोसेस मैंने भी करी। तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैंने अपने घर से डस्टबिन हटा दिया। मैंने सोचा कि मैं पहले अपना कूड़ा फिक्स करूँगी। तो सबसे पहले तो वही ड्राई वेस्ट वेट वेस्ट कैटेगरी होती है। तो फिर पता चला कि भाई इतनी 2 कैटेगरी एनफ नहीं है। जो ड्राई वेस्ट है वो अपने में ही बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। तो वो ही जब मैंने अपने वेस्ट पे सेग्रीगेशन स्टार्ट किया, तो मेरा एक रूम में कम से कम 30 से 35 कैटेगरीज बन गई, जिसको अगर हम सेग्रीगेट नहीं करेंगे तो वो रिसाइकल नहीं हो सकती। तो इससे मुझे पता चला कि सिस्टम कितना कॉम्प्लेक्स है। मतलब हम जो रिसाइकल बात करते हैं, ये इतना इजी नहीं है। कौन 35 कैटेगरी में कि भाई रैपर अलग, प्लास्टिक की बोतल अलग, प्लास्टिक की कैप्स अलग, फिर बाथरूम। दूसरी चीज़ ये भी होती है कि जब भी हम कोई भी ऐसा वेस्ट मटेरियल को इकट्ठा करना स्टार्ट कर देते हैं, तो काफ़ी टाइम बाद उसमें फिर स्मेल आना शुरू होती है बहुत। उसको भी वो कैसे आपने फिर सॉल्व किया? तो मतलब मैं वो ड्राई वेस्ट को, मतलब मैंने तो वैसे काफ़ी मेहनत करी थी जो नहीं करते लोग, जैसे कि मिल्क पैकेट्स को पहले धोया और ड्राई किया, ऐसे ही रखना चाहिए। अदरवाइज जो आप कह रही हो वो इशू आता है, विच इज़ वाई वो नहीं होती फिर रिसाइकिल, बदबू आती है, फिर कीड़ा आ जाता है। क्योंकि जहाँ भी मॉइस्चर होगा ना, वहाँ कीड़ा ज़रूर आएगा, लाइफ आ जाती है उस पर। तो हाँ, ये सारी फिर पता चला कि भाई इतनी मेहनत तो कोई नहीं करने वाला। तो फिर बाद में नज़र गई कि वेट वेस्ट है, उसमें एक्चुअली उसका सोल्यूशन बहुत इजी है, और वो घरों से निकलता है 60 से 70%। तो माइंड में ये आया कि हर कोई ड्राई वेस्ट सोचता है, लेकिन अगर वेट वेस्ट को फिक्स कर दिया जाए तो ड्राई वेस्ट की वैल्यू तो ऐसे ही बढ़ गई, क्योंकि वो मिक्स होता है तो वैल्यू नहीं रहती है। लेकिन जब हमने उसको अलग कर दिया, तो जो बॉटल जो रिसाइकिल हो सकती थी उसकी वैल्यू हो सकती थी 25 रुपये, उसकी वैल्यू 0 हो जाती है जब मिक्स हो जाता है। तो ऐसे करके फिर पता चला कि वेट वेस्ट की वैल्यू क्या है, और फिर ऐसे ही बेसिकली रॉबिन के बारे में फिर पता चला कि कंपोस्टिंग क्या होती है, कैसे करा जा सकता है। और हाँ, जब ये सारी चीज़ें फैमिली को बताई कि मैं अब जॉब छोड़ने वाली हूँ और मुझे शायद अब ये लाइन चूज़ करनी है, क्या रिएक्शन था फैमिली का? सपोर्ट किया, या पहले वही कि फैमिली इसका रहता है कि नहीं शायद नहीं हो सकता? सपोर्ट तो डेफिनेटली किया है, तभी मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। विदाउट फैमिली आई डोंट थिंक कोई भी कितना ग्रो कर सकता है। बट हाँ, रिएक्शन काफ़ी फ़नी था। तो मेरे फादर ने, मतलब फादर का तो हमेशा, फादर बिजनेसमैन है, तो बिजनेसमैन एक जो पर्सन होते हैं वो चाहते हैं कि भाई, उनको पता होता है कि भाई बिजनेस में 10 टाइम्स हो सकता है, तो वो हमेशा बोलते कि नहीं बेटा बिजनेस करो। तो उनका था कि नहीं, कुछ चूज़ कर रही है। बट मम्मी का ये था कि बेटा उनका था कि कूड़े वाली बनने से पहले शादी कर लेना। उनको था कि कोई शादी ही नहीं करेगा फिर तो तुझसे तो कूड़े में काम कर रही है। तो जनरली कूड़े इज़ नॉट कंसिडर्ड रेस्पेक्टेबल जॉब, नहीं मानी जाती है ना। तो उनको ऐसा समझाया जाता है कि क्या ही कर रही है, इतना बाहर से पढ़ के आई, इतना पैसा खर्च किया, और काम क्या कर रही है, कूड़े का। तो बताने में पहले लोगों को थोड़ी सी शर्म आती थी, इवन उसको डिस्क्राइब करना भी थोड़ा सा मुश्किल है। हाँ, ऑल्सो तब तक रॉबिन बना नहीं था, मतलब उसने जो शेप अभी लोग देखते हैं वो शेप नहीं ली थी। एक आइडिया था, हाँ कुछ कर रहे हैं, खाद बना रही हूँ, वो बहुत इंटरेस्टिंग नहीं था।
जब आप सब बच्चों के बारे में सुन रहे कि वो एआई कर रहा है, वो स्पेस पे अपनी स्पेसशिप बना रहा है, तो वो थोड़ा सा था। बट उसके बाद जब उन्होंने प्रोसेस देखा, उन्होंने उसका मतलब समझा कि कर क्या रहे हैं और कितना ज़रूरी है ये करना, तो काफ़ी सपोर्टिव रहे हैं वो लोग। बिल्कुल। अगर थोड़ा सा अगर हम स्टार्टिंग की अगर मैं बात करूं, ये तो रही ओवरऑल जर्नी की, कैसे आपको आइडिया आया, कैसे आपने स्टार्ट किया, आपने अकेले ने स्टार्ट किया है या फिर किसी की हेल्प आपने ली, उसके बाद कैसे वो टीम आपने बनाई, और आज एट प्रेजेंट क्या कैसी सिचुएशन है, क्या है, क्या कहाँ स्टैंड कर रही है अभी रॉबिन? तो मैंने हाँ अकेले ही स्टार्ट किया था विद एक आइडिया से। तो अपना पहले एक DIY प्रोडक्ट बनाया जो कि घर में ही खुद से ही, और फिर उसमें पहले ये देखा कि जो भी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में उनमें क्या कमी है, पहले उनको यूज़ किया कि देखने के लिए कि लोग क्यों नहीं कर रहे हैं। अगर ये प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में तो लोग होम कंपोस्टिंग क्यों नहीं कर रहे हैं। तो पहले खुद ने यूज़ किया वो प्रोडक्ट, और उसमें पता चली कि क्यों नहीं यूज़ करे, क्योंकि मैं भी नहीं यूज़ कर पा रही थी। उसमें बदबू की प्रॉब्लम आ रही थी, वर्म्स आ जा रहे थे, कीड़े मकोड़े, बहुत ही मुश्किल था अंदर, घर के अंदर करना, बारिश हो जाती है घर के बाहर रखो तो बहुत ही प्रॉब्लम है, इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो वो सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए खुद के लिए बनाया। उसके बाद बेसिकली द फर्स्ट स्टेप वाज कि उसमें इंक्यूबेटर जो होते हैं आजकल काफ़ी सारे हैं हमारे कंट्री में, तो बहुत सारे प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स अपने इंक्यूबेटर सेल खोल लेते हैं जिसमें कि जो ऐसी स्टार्टअप्स है जिसके सिर्फ आइडिया है, रेवेन्यू भी नहीं है, बस आइडिया, वो स्पेस दे देते हैं कि उसको थोड़ा ग्रो करे। तो यहाँ मेरी जो यूनिवर्सिटी है जहाँ से मैंने बीटेक किया था, विच इज़ वनस्थली यूनिवर्सिटी नियर जयपुर। हाँ, तो उन्होंने वो मेरी पहली सपोर्टर बनी इस आइडिया में। तो मैं बस अकेली थी और मेरा सिर्फ आइडिया था, एक प्रेजेंटेशन थी, वो मैंने उनको प्रेजेंट करी। और हाँ, उससे मुझे पहला जो ग्रांट मिला वो था 10 लाख का। तो वो पैसे मैंने लगाए इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए। 2 इंजीनियर्स हायर करे जो कि इसका डिज़ाइन कर सकें, और इसका दूसरा कि टेक्निकल बेसिकली उसको जो भी चाहिए इसमें नीड, तो उसको डिज़ाइन कर सके, टेक्निकल नीड्स जो थी। तो हाँ, ऐसे करते करते फिर और भी ग्रांट्स के लिए अप्लाई किया और इंक्यूबेटर्स में अप्लाई किया। तो अभी तक हमें 76 लाख्स के ग्रांट्स मिल चुके हैं। गवर्नमेंट से, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से ग्रांट्स होते हैं जिसमें आपको पैसा वो वापस नहीं करना पड़ता। ये नॉन डाइल्यूटिव होते हैं, मतलब कि इसमें आपको कोई अपनी कंपनी की इक्विटी भी नहीं देनी। ये उन कंपनीज को दिए जाते हैं, उन आइडियाज़ को दिए जाते हैं जो कि एक क्रूशियल प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है। तो रॉबिन वो एक क्रूशियल प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, कूड़े की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। तो हमें काफ़ी भारत सरकार ने भी और काफ़ी अलग अलग इंस्टीट्यूट्स ने, IIT कानपुर, IIM बैंगलोर, सब ने काफ़ी सपोर्ट किया। तो हाँ, अभी हमने 2 साल हो चुके हैं इस पे रिसर्च करते हुए। हमने 2 साल में 7 से 8 प्रोटोटाइप बनाए पहली बात तो ये पैसा वहीं गया प्रोटोटाइप बनाने में। और तो अब अभी जो एट प्रेजेंट जो सिचुएशन है, हमने पूरे पैन इंडिया, अक्रॉस इंडिया हमने 200 ऑर्डर्स रिसीव कर लिए हैं। और ये विदाउट एनी, हमने अभी तक लॉन्च नहीं किया है बाय द वे रॉबिन। ये बस एक फॉर्मल सी पोस्ट थी लिंक्डइन पर, तो उस पर से जस्ट हमें जानना था कि क्या लोग को पता भी है ये कंपोस्टिंग होती क्या, या हो भी सकती है, लोग का इंटरेस्ट क्या रहता है। तो सिर्फ उसी पोस्ट से एक तो लोगों की नीड्स के बारे में पता चला कि लोग कितने जागरूक हो चुके हैं और लोग कितना करना चाहते हैं पर्यावरण के बारे में, और लोग एक्चुअली में सोच रहे हैं कि हम ऐसा कुछ करें, बट है नहीं कोई प्रोडक्ट। तो हाँ, हमें अभी तक 200 ऑर्डर्स मिल चुके हैं जिसको हम धीरे धीरे शिप कर रहे हैं। और हमने इसमें 2 पेटेंट्स भी अप्लाई कर दिए हैं। तो क्योंकि हमें लगा कि ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है, नॉट जस्ट इन इंडिया बट इन ग्लोबली ऑल्सो। तो और अभी जो हमारी टीम जो है, इसका साइज़ हो चुका है 8 पीपल। तो उसमें बैंगलोर में अलग हैं, कुछ लोग नोएडा में हैं। तो हाँ, दिस इज़ वेयर वी आर। ये कैसे डिसाइड हुआ कि जो भी फॉर एग्जांपल अगर हम एक बिन की बात करते हैं तो उसका साइज़ अलग अलग होता है।
आपने कैसे डिसाइड किया कि ये जो आपका मशीन रहेगी या आपका जो बिन है उसका साइज़ कितना होना चाहिए, कितना उसमें जो कचरा है वो कितना कचरा उसमें आ सकता है, ये कैसे, क्या उसका कोई वैल्यू, उसका कोई लाइक कितना उसमें डाल सकते हैं, कितना वैल्यू, उसका कोई वैल्यू है? हाँ, तो ये काफ़ी स्टैंडर्ड स्टैटिस्टिक्स हैं, जो कि कोई भी इसको मिल सकते हैं, गूगल करेगा तो एवरी पर्सन जनरेट्स 1 to 1.2 kg ऑफ वेट वेस्ट पर डे। तो उसके अकॉर्डिंग निकाला कि अगर हाउस होल्ड जनरली 3 तरीके के होते हैं, या तो इंसान अकेले रहता है, या फिर अपने Families के साथ अपने या friends स्पाउस के के साथ। साथ रहता है, या फिर 4 लोगों की फैमिली होती है, जनरली 4 का नंबर माना जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग मल्टीप्लिकेशन किया कि कितना वेस्ट जनरेट होगा पर डे और फिर पर मंथ। तो उसके अकॉर्डिंग हमने 3 साइजेस निकाले, एस, एम एंड एल। एस है हमारा 10 लीटर का, एम है हमारा 15 लीटर का, और एल है जो कि फैमिली ऑफ 4 के लिए है, वो है हमारा 25 लीटर का। राइट। कितना स्टार्टिंग में, क्योंकि आपने बोला कि आपको जो हेल्प हुई वो 10 लाख का आई गेस हाँ, आपको पहला हेल्प हुई grant। थी, राइट। उसके बाद ये सारी चीज़ें जो हैं वो धीरे धीरे करके स्टार्ट हो गई। उसके बाद ऑर्डर्स भी मिलना स्टार्ट हो गए। कहीं पर अगर ऑर्डर करना हो किसी को, कैसे ऑर्डर कर सकते हैं? क्या आपने कोई ई कॉमर्स वेबसाइट यूज़ की, या फिर कैसे लोग ऑर्डर करें? तो अभी ऑर्डर हमारी वेबसाइट के थ्रू है, robin.in, www.robin.in। तो वहाँ से लोग जाते हैं और वहाँ पे ऑर्डर कर सकते हैं। अभी हम लोग अमेज़ॉन वगैरह पे नहीं है, बट हाँ, काफ़ी जल्दी वहाँ से भी करेंगे। बट आने का प्लान कब तक है, कोई आइडिया? आने का प्लान अभी आई थिंक 1 साल, एटलीस्ट एन ईयर, बिकॉज वहाँ पे भी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, कमीशंस होते हैं, तो जब तक उतना मार्जिन नहीं हो जाता तो वो सारी प्लानिंग करनी पड़ती है। बट हाँ, अभी D2 से डिमांड ही काफ़ी है, लोग वेबसाइट के थ्रू ही काफ़ी अच्छे से आ रहे हैं। राइट। तो अच्छा, क्या आपको ये लगता है अनु कि लोगों को सॉल्यूशन बताने के बजाय उनको ये प्रॉब्लम आ रही है ये बताने के बजाय उनको एक परमानेंट सॉल्यूशन दे दिया जाए, वो ज़्यादा इजी है? एक्चुअली आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, और स्पेशली प्रॉब्लम एक्चुअली वेस्ट उनकी है नहीं। वो समझते हैं कि ये प्रॉब्लम तो गवर्नमेंट की है, उनको करनी चाहिए, हमारी प्रॉब्लम तो है ही नहीं। तो मैं ये काफ़ी टाइम इनफैक्ट जब भी मैं इन्वेस्टर से मिलती हूँ तो उनका ये प्राइमरी क्वेश्चन होता है कि ये लोगों की नीड नहीं है, लोगों को नहीं पता कि ये चाहिए नहीं चाहिए। लेकिन ये ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें एक बार जब इंसान यूज़ करता है ना, तब उसको पता चलता है कि एक्चुअली में ये काफ़ी सही है। और उसको जब अगर हमने इनफैक्ट ये एक्सपेरिमेंट भी करके देखा, हमने एक घर में लगाया और हमने कहा कि आप इसको 1 महीना यूज़ करो, ठीक है। उसके बाद यूज़ करके हमने कहा कि अब हम इसको लेके जा रहे हैं वापस, देखने के लिए कि सही में उसको कुछ फ़र्क पड़ रहा है नहीं पड़ रहा है, नीड पड़ रही नहीं पड़ रही है। तो वो उस पर्सन को बुरा लगा कि भाई जो मैं काम कर रही थी पहले, और जो चीज़ मेरी यूज़ हो रही थी, मेरी गार्डन में लग रही थी वो खाद, वो अब नहीं हो रही है। मतलब एक फील गुड फैक्टर भी आता है ना इंसान के अंदर, तो वो वेस्ट हो रहा था जो पहले। तो यहाँ ये प्रोडक्ट ऐसा है कि जो एक एक्सपीरियंशियल नीड लाता है, फिर वो इंसान एक्चुअली जो यूज़ करता है वो 10 लोग को और बताएगा कि भाई ऐसा कोई है प्रोडक्ट। तो हाँ, सस्टेनेबिलिटी में मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको पहले यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि आपको पता नहीं है ना कि गुडनेस क्या है। एग्जैक्टली। तो हाँ, फर्स्ट प्रोडक्ट जब आपने बनाया था, क्या वो ठीक तरीके से काम किया था, या फिर वो उस टाइम पे, क्योंकि हर एक कोई भी चीज़ जब हम बनाते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं फेल्योर तो रहता ही है। कई बार ऐसा होता है कि ठीक है वो काम कर गया, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो काम नहीं किया। ऐसा आपके साथ भी हुआ? बिल्कुल, बहुत बार। इसीलिए 7 से 8 प्रोटोटाइप लगे बनाने में। तो पहले ऐसा था कि जो एक साइकोलॉजी थी दिमाग में, वो ये थी कि सब बहुत सस्ता प्रोडक्ट बनाना है, क्योंकि हम एक वो एंटरप्रेन्योरियल और सोशल इम्पैक्ट वाला था कि नहीं सब लोग यूज़ करेंगे, हर घर में होना चाहिए, हर किसी को कंपोस्टिंग करनी है, तो सस्ता ही बनाना है प्रोडक्ट। तो हमारा अभी जो प्रोडक्ट है वो स्टेनलेस स्टील में है। पहले हमने प्लास्टिक से स्टार्ट किया था, इसीलिए कि सस्ता बन सके। ओके। तो जब वो लगाया घरों में, तो हमें लगा कि भाई बस कॉस्ट मैटर करती है लोगों के लिए, बट पता चला कि एक्चुअल में कॉस्ट मैटर नहीं करती। अब इंडियन ऑडियंस और जो कंज्यूमर है, इंडियन कंज्यूमर है, उसकी चॉइसेस काफ़ी डिफरेंट हो चुकी है ना। उसके लिए एस्थेटिक्स भी मैटर करते हैं, कलर कैसा है, और बिकॉज एक घर में रखा गया है प्रोडक्ट, तो ऐसे नहीं कुछ भी डब्बा रख दोगे आप, वो उसको इंटीरियर्स के साथ जाना चाहिए। लुक्स बहुत मैटर करते हैं।
अब और फिर एक जब अभी पहले जो प्रोडक्ट बनाया था वो काफ़ी, उसमें इतना ऑटोमेशन नहीं था, तो उसमें थोड़ी सी मैनुअल लेबर थी, कुछ 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 कुछ। तो वो भी पता चला कि लोगों के पास एक्चुअल में टाइम नहीं है जो इस प्रोडक्ट को पहले यूज़ करना चालू करेंगे। ऐसा तो नहीं कि सारे लोग एकदम से खरीद लेंगे। तो एक वो ऑडियंस पता चली कि पहले जैसे मैं सोच रही थी कि एकदम से मतलब सभी लेंगे, बट फिर वहाँ थोड़ी स्ट्रैटेजिकली सोचना चालू किया कि पहले यूज़र्स कौन होंगे, जिनके पास थोड़ा टाइम है करने का, जिनके पास इतनी कैपेसिटी है, इतनी सैलरी है कि वो ऐसे प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट कर पाए, तो और इतना सोच सकते हैं दिमाग में कि हाँ इन्वायरमेंट के बारे, हर कोई तो नहीं सोच रहा ना। तो पहला ऑडियंस वही होगा। तो उस तरीके से फिर उनके लिए पहले प्रोडक्ट बनाया गया। तो हाँ, प्लास्टिक था, उसके बाद फिर उसमें उतनी ऑटोमेशन लाई गई कि इंसान को बस मतलब वो कहते हैं ना कि हैबिट, आई थिंक स्टार्टअप से बहुत बोला जाता है कि हैबिट चेंजिंग इज़ द वर्स्ट प्रॉब्लम और मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम टू सॉल्व इफ़ यू आर सॉल्विंग, इफ़ यू आर चेंजिंग अ हैबिट थ्रू अ प्रोडक्ट। तो पहले वाले में हैबिट चेंज हो रही थी, विच इज़ वाई वो बहुत डिफिकल्ट था किसी की इंसान को अडॉप्ट करने का, क्योंकि अभी तो वो डस्टबिन में डाल रहे हो भूल भी जाते हैं, है ना। तो उसको एफर्टलेस बनाना था कि उनको बिल्कुल हैबिट चेंज ना हो, जैसे वो डस्टबिन में डाल रहे हैं वैसे वो रॉबिन में भी डालें। लेकिन अच्छा ये भी तो है कि क्योंकि डस्टबिन में हम सारा जो घर का कूड़ा होता है, कचरा होता है किचन का, या सब हम उसी में डाल देते हैं। ये भी तो हमें चूज़ करना है कि उसमें कौन सा कचरा जाएगा, रॉबिन में कौन सा कचरा जाएगा। ये भी ये कैसे फिर सॉल्व होता है, या फिर ये कैसे बताया जाता है? हाँ, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये कि, और यही रीज़न है कि सेग्रीगेशन जो कि आई थिंक 20 साल हो गए हमें, लॉ है ये इंडियन उसमें इंडियन पीनल कोड में कि ना कि आपको सेग्रीगेशन करना ही है दो हिस्सों में। लेकिन क्यों नहीं कर पाए हम सेग्रीगेशन? वो इसलिए क्योंकि अभी जो सेग्रीगेशन के रूल्स हैं वो कलर बेसिस पे हैं कि ग्रीन और ब्लू इज़ फॉर ड्राई एंड ग्रीन इज़ फॉर वेट। तो जब इंसान उसमें डालता है ना, उसकी पहली बात तो उसको उसका इम्पैक्ट नहीं दिखता है कि उसमें डालने से हो क्या रहा है, मैं क्यों ही डाल रहा हूँ उसमें। फिर चलो जिसने डाल भी दिया वो देखते कि अगर जो कूड़ा इकट्ठा करने वाला आ रहा है वो फिर उसको एक साथ ही कर देता है, तो वहाँ डिसअपॉइंटमेंट हो जाता है कि अगर हम कर भी रहे हैं तो बाद में तो वो एक ही हो रहा है। तो ये पहला ये मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है कि क्यों सेग्रीगेशन काम नहीं करता। अब क्यों सेग्रीगेशन काम करेगा रॉबिन में, तो इसको मैं एक एग्जाम्पल के तरीके से समझाऊंगी कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास बुक्स हैं बहुत सारी, लेकिन आपके पास बुक शेल्फ नहीं है, तो आप कहीं भी बुक्स रखते हैं, इधर भी होगी उधर भी होगी, कहीं रूम में होगी कहीं ड्राइंग रूम में होगी, ऐसे होता है। लेकिन आप सपोज करो एक दिन बुक शेल्फ ले आते हैं, तो वहाँ पे फिर बुक्स एक जगह स्टैक्ड होती हैं, आपको पता है कि बुक शेल्फ में बुक्स ही जाती हैं। तो उसी तरीके से रॉबिन एक्चुअल में फूड वेस्ट के लिए ही बनाया गया है। तो इंसान को ना मतलब अनकॉन्शियसली पता है कि इसमें किचन का गीला कूड़ा ही जाना है। दूसरा ये कि हमने इसको फिर ऐसा बनाया कि अगर आप इसमें प्लास्टिक भी डाल देते गलती से तो वो अंदर नहीं जाएगी। तो वो क्योंकि इसमें एक सीविंग मैकेनिज्म है जिसमें फिर जो कूड़ा खाद बन सकता है ना वो ही नीचे जाता है, दो कंपार्टमेंट में डिवाइडेड है। तो जब आप ऊपर डालते हैं कुछ भी डाल दीजिए, चाहे आप प्लास्टिक की बोतल भी डाल देंगे, क्योंकि वो खाद में कन्वर्ट नहीं होती ना, तो वो नीचे नहीं जाएगी, तो आपको ऊपर से उठाना ही पड़ेगा। तो ऐसे धीरे धीरे करके ना इंसान को पता चल जाता है कि इसमें क्या डालना है। अभी क्या टारगेट है आने वाले कुछ सालों में कि ये रॉबिन जो है हर एक किचन तक पहुँचे, बताया जाए लोगों को कि एक्चुअल में कैसे आपका जो किचन का जो वेस्ट है, जो फूड वेस्ट है, वो कैसे काम करता है और उसको कैसे कंपोजिट किया जाता है। किस तरीके से आप करेंगे, किस तरीके से आप कौन से प्लेटफॉर्म के ज़रिए लोगों को ये बता रही हैं? मेनली तो अभी जैसे मैंने बोला कि एक स्ट्रैटेजिकली मूव कर रहे हैं अब हम लोग, कि पहले तो उन लोगों को जो हमारी टारगेट ऑडियंस है ये वो लोग हैं जो कि मोस्टली जैसे ऑर्गेनिक फूड खाते हैं, जो कैफ़ेज़ में होते हैं, जो कि मोस्टली स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करते हैं। तो वो वाला जो थिंकिंग है, तो वो वाला ऑडियंस हमारा अभी रॉबिन के उसमें है, रॉबिन के टारगेट ग्रुप में है। तो अभी पहले उन्हीं को टारगेट कर रहे हैं हम लोग, एंड दे आर मोस्टली लिविंग इन अपार्टमेंट्स और सोसाइटीज़ वगैरह। तो अभी 1 to 2 years वो ही लोग टारगेट हैं, और उनको हम अभी तो मोस्टली वेबसाइट के थ्रू एंड देन मार्केटिंग है थ्रू सोशल मीडिया, और फिर हम लोग अपना ऑफलाइन थोड़ा मार्केटिंग भी करना चाहते हैं। जैसे कि हमें लगता है कि नर्सरीज़ में अगर ये प्रोडक्ट, जैसे नर्सरीज़ को अपना चैनल, अपना पार्टनर्स बनाया जाए, सेल्स
पार्टनर, तो अगर हम वहाँ रखेंगे एज अ डेमो, और अगर उनके थ्रू बहुत सारी सेल्स आ सकती है, क्योंकि जो लोग प्लांट्स खरीदते हैं उनके लिए बहुत एक यूटिलिटी प्रोडक्ट हो गया, राइट। तो कंपोस्ट बेसिकली जो लोग कंपोस्ट का यूज़ कर सकते हैं ना, अभी पहले उनको बेचा जाएगा। फिर क्योंकि क्वेश्चन ये आता है कि चलो मैं ले भी लूँ, बट मैं कंपोस्ट लगाऊंगा कहाँ अगर मेरे पास प्लांट्स नहीं है तो हमारा जो नेक्स्ट हम जो तैयार कर रहे हैं, मतलब एक्चुअली रॉबिन ऐप के साथ कनेक्टेड भी है, क्योंकि तो इसका बेस इसका ना आप देख सकते हो अपनी ऐप में कि आपने महीने का कितना वेस्ट इकट्ठा किया, और उसके सिर्फ वेस्ट को कंपोस्ट में कन्वर्ट करने के ज़रिए आपने कितना कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट से रिड्यूस किया है। तो ये अभी सिर्फ एक स्टैटिस्टिक्स है, लेकिन इन फ्यूचर आने लाइक इन द नेक्स्ट 2 years हम लोग इसको कार्बन क्रेडिट्स में भी बदल सकते हैं। कार्बन क्रेडिट्स होते हैं जिसमें अब रियल मनी मिलता है कि अगर आप ये प्रूव कर सको कि आपने इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस किया है। तो बेसिकली हमारा जो गोल है स्केल करने का, वो ये है कि अगर हर कोई अपने कूड़े से ही कमा सके, तो वो हमें लगता है कि काफ़ी इनोवेटिव होगा। और उसी डायरेक्शन में हम लोग मूव कर रहे हैं कि पहले मेट्रो सिटीज़, उसके बाद Tier 2 सिटीज़ विद द इंसेंटिव्स। एंड हाँ, यही अभी कौन कौन सी सिटीज़ जो है वो टारगेट की हुई है? अभी हमारी जो हमारे 60% ऑर्डर्स हमारे आए हैं बैंगलोर से। बाकी हैं केरला, मुंबई से भी काफ़ी हैं, पुणे से हैं, एंड नोएडा से हैं, जयपुर से हैं। दैट इज़ नाइस। प्राइसिंग कैसे डिसाइड किया आपने, क्या प्राइसिंग रखनी है? और जैसा कि आपने स्टार्टिंग में बताया कि पहले आपने प्लास्टिक वाला प्रोडक्ट जो है वो बनाने स्टार्ट किए, देन फिर आपने इसको चेंज कर दिया, क्योंकि वो घर में सभी लोग सोचते भी हैं कि नहीं, हमारे घर में वो एक्चुअल में जो कोई प्रोडक्ट रखा हुआ है वो अच्छा लग भी रहा है या नहीं लग रहा है। तो कैसे डिसाइड हुई प्राइसिंग? तो बेसिकली जैसे कि जनरल जो एडवाइस दी जाती है वो यही होती है कि पहले आप मार्केट को रीड करो कि मार्केट में चल क्या रहा है, क्या स्टैंडर्ड प्राइसिंग है। तो होम कंपोस्टिंग अगर मार्केट को देखा जाए तो 2 तरीके के बेसिकली प्रोडक्ट हैं राइट नाउ ग्लोबली। इंडिया में पहली कैटेगरी है वो है मैनुअल कंपोस्टर्स, जो कि ट्रेडिशनल कंपोस्टिंग करते हैं। ट्रेडिशनल कंपोस्टिंग क्या होती है कि डब्बे होते हैं, बेसिकली 3 डब्बे ले लिए और एक के ऊपर एक रखे होते हैं, उनमें छेद होते हैं, आपको उसमें कूड़ा इकट्ठा करना है और फिर बाद में उनको शिफ्ट करना है, बस वही है। बट उसमें वही वाली सारी प्रॉब्लम्स है, आपको बहुत बार चेक करना पड़ता है, हिलाना पड़ता है, मिक्स करना पड़ता है, बदबू के लिए देखना पड़ेगा कितना कार्बन और नाइट्रोजन का रेशो है, मतलब उसका पूरा बायोलॉजिकल कंपोजिशन समझना पड़ता है। तो ये वाले जो प्रोडक्ट्स हैं जो मैनुअल कंपोस्टिंग कर रहे हैं, जो कि सिर्फ डब्बे हैं प्लास्टिक के, जो आप लिटरली अपने बकेट में भी कर सकते हो किसी को करनी हो तो वो उनकी प्राइस जो रेंज है अभी अमेज़ॉन पे अगर आप देखें तो वो आती है 3,000 से लेकर 20,000 तक, 20,000 तक भी आती है। तो और हमारा जो तो ये बेसिकली मैनुअल कंपोस्टिंग करते हैं और रियल कंपोस्ट बनाते हैं। दूसरी कैटेगरी जो मार्केट में है, इंडिया में इतनी नहीं है बट बाहर है काफ़ी, वो ऑटोमेटिक करते हैं लेकिन वो रियल कंपोस्ट नहीं बनाते हैं। तो उनकी प्राइस स्टार्ट होती है 35,000 एंड वो जाती है 1,00,000 तक। तो वो बेसिकली डिहाइड्रेट करते हैं आपके फूड वेस्ट को, उसमें से पूरा मॉइस्चर निकाल देते हैं और उसको मिक्सी में, ऐसे समझ लो आप मॉइस्चर निकाल दो, सुखा दो और मिक्सी में घुमा दो, तो ग्राइंड कर दो तो चूरा बन जाएगा। और उसको फिर बाहर ये काम इसलिए करता है क्योंकि उन लोग की ऑलरेडी कंपोस्ट पिट्स होती हैं, सबके पास एक पीछे लॉन में गार्डन होता है जिसमें वो गड्ढा खोद के कंपोस्ट करते हैं। तो वो फिर वो उस चूरे को ना वहाँ डाल देते हैं तो जल्दी कंपोस्ट हो जाता है। बट ये इंडिया में चल नहीं सकता, किसी के पास इतना गार्डन वार्डन तो है नहीं, अपार्टमेंट में कैसे करेगा, है ना। तो ये हो गई ऑटोमेटिक लेकिन नॉट रियल कंपोस्ट, ठीक है। अब हम जो रॉबिन के साथ लेके आ रहे हैं वो है ऑटोमेटिक एंड रियल कंपोस्ट। और ये मैनुअल कंपोस्टिंग जो लेती है, जो मैंने बात करी जो इंडिया में है, वो लेती है 30 से 45 दिन कंपोस्ट बनने में। रॉबिन में वही चीज़ सिर्फ 7 से 10 दिन में हो जाती है। तो मतलब हम लिटरली 1/3 कर रहे हैं टाइम को, कंपोस्टिंग टाइम को। तो जैसे मैंने बताया कि मैनुअल कंपोस्टर्स की जो रेंज है वो है 3,000 से 20,000 तक, और जो ऑटोमेटिक आते हैं वो आते हैं 35,000 से 1,00,000 तक। तो हमने जो रॉबिन की प्राइसिंग रखी उसी अकॉर्डिंग इसकी प्राइसिंग है 21,000, और वो उसकी स्मॉलेस्ट साइज़ की प्राइसिंग है। और जैसे मीडियम की इट्स 22,000 एंड देन इट्स गोज़ अप टिल 25,000।
ओके एंड कितना, अगर सबसे स्मॉल उसका प्रोडक्ट की बात करूँ, सबसे छोटे प्रोडक्ट, स्मॉलेस्ट प्रोडक्ट की, तो कितना केजी उसमें कचरा जो है वो जाता है? सबसे स्मॉल की ना, सबसे स्मॉल उसमें वाला। 10 लीटर्स की कैपेसिटी होती है उसकी। ओके। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी अपने जिसको भी आपने अपना जो प्रोडक्ट है वो दिया हो, और उसके बाद उसका फीडबैक आपने लिया हो, और फीडबैक के ज़रिए ही आपने अपने प्रोडक्ट में किसी भी तरीके का चेंज किया हो? फीडबैक कितना हेल्पफुल रहा है आपके लिए? फीडबैक तो काफ़ी हेल्पफुल रहा है, और एक्चुअली जो प्रोटोटाइप्स बने वो हर प्रोटोटाइप पहले फीडबैक के थ्रू ही गया है। तो पहला प्रोटोटाइप बनाया, उसको फिर कुछ घर में लगाया, 10 घर में, फिर पता चला कि क्यों काम नहीं कर रहा है, फिर दूसरा बनाया, तो ऐसे करके ही धीरे 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 करके हुआ। तो ऐसे जैसे मटेरियल वाला फीडबैक मिला कि नहीं, हमें प्लास्टिक नहीं चाहिए, हमें एक अच्छा दिखने वाला प्रोडक्ट राइट, चाहिए। राइट। तो ये पता चला कि नहीं, कॉस्ट इतनी मैटर नहीं करती, लुक्स भी मैटर करते हैं। फिर दूसरा फीडबैक ये मिला, हमें ये ऐसा लग रहा था कि लोग इसमें बिकॉज इसमें किचन का कूड़ा जाता है तो लोग मोस्टली किचन में ही रखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। जनरली 80% ऑफ लो पीपल उनने रॉबिन को बालकनी में रखा। तो पहले जो मार्केटिंग सिर्फ किचन किचन रखते थे, किचन प्रोडक्ट है, अब हमने उसको एक बालकनी प्रोडक्ट की तरह मार्केटिंग करना स्टार्ट किया कि बालकनी में जाएगा। तो दूसरा फीडबैक प्लेसमेंट जो है रॉबिन का, फिर उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि बालकनी में गया है, अब बालकनी में गया इसका मतलब वो वेदर कंडीशंस को भी, क्योंकि बालकनी में तो धूप भी आएगी, एग्जैक्टली। बारिश भी आएगी, तो उस अकॉर्डिंग बनाना उसको। पहले प्लास्टिक वाला तो उसमें क्रैक्स आ जाते हैं, तो वहाँ भी वो रोबस्ट नहीं था, तो इसलिए भी ऐसा मटेरियल चूज़ किया जो कि स्टेनलेस स्टील। फिर हमने डिसाइड किया कि जो कि कड़ी धूप में जो 50 डिग्री टेम्परेचर पे भी टिक सके, और बारिश में भी कुछ ना हो। फिर जो उसके इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स थे, कोई करंट नहीं आना चाहिए, तो उसको करंट फ्री बनाया, सेफ बनाया टू यूज़, ये था। उसके बाद बहुत सारे ऑटोमेशंस थे। इंसान पहले हमेशा बहुत परफेक्ट बनाना चाहता है ना प्रोडक्ट को, तो बहुत सारी टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी डाल देता है। ये जनरली ऐसा होता है एक एंटरप्रेन्योर के साथ कि नहीं, मुझे बेस्ट बनाना है, बेस्ट बनाना है। बट एक परफेक्ट प्रोडक्ट एक बेस्ट प्रोडक्ट नहीं होता। मतलब आप कभी भी पूरी नीड्स नहीं पूरी कर सकते, आप हमेशा 80% नीड्स पूरी कर रहे हो, और आप कर रहे हो, तो इसका मतलब दैट इज़ अ गुड प्रोडक्ट। तो बेसिकली हमने इसमें काफ़ी ऑटोमेशंस लगा दी कि टच सेंसर से लिड खुलेगी, और मतलब अगर पैर से भी खोलना चाहो तो बस टच करोगे तो काफ़ी मतलब साइंस एंड साइन, टेक्नोलॉजी का हाँ, फुल फुल मोशन यूज किया है। सेंसर हमने बहुत अच्छे से लगा दिए। उससे महंगा भी बन गया प्रोडक्ट काफ़ी। बट फिर रियलाइज़ किया कि लोगों को इतना कुछ चाहिए नहीं, हाथ से भी खोल सकते हैं लोग, तो इतना कुछ चाहिए नहीं। जो चाहिए वो लगाया फिर, जो एक्चुअल में ज़रूरत है लोगों को। सबसे ज़्यादा लोगों की पेन पॉइंट्स पता चले कि लोगों को सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है। तो पहला जो इम्पॉर्टेंट था वो था बिल्कुल बदबू नहीं आनी चाहिए। राइट, वो दैट इज द हाँ, मेन कंसर्न लोगों का उसमें वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। एग्जैक्टली, राइट। हाँ, तो बदबू पे काम करो। तो वो था। सेकंड था कि मतलब साइज़ पर से भी था कि बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, और मतलब जाना ज्यादा चाहिए स्पेस लुक्स पर ज्यादा से। न ले। हाँ, लुक्स पर से था कि कॉम्पैक्ट होना चाहिए, कि स्टूडियो अपार्टमेंट भी लोग रहते हैं, बालकनी भी नहीं, तो वो रखा रहे। तो हमने लिटरली वहाँ पे किया है, और पेट फ्रेंडली, मतलब कि घर के उसके साथ जाए। अगर हमारे पास बच्चा है घर में, हमारे कुत्ते हैं, बिल्ली हैं, ऐसे तो नहीं कि वो कूड़े को देख के पता चला उनको, क्योंकि उनकी नोज काफ़ी सेंसिटिव राइट, होती है, राइट, राइट। राइट। तो उसके साथ पेट फ्रेंडली बनाया, तो बेसिकली उनके घर के साथ जाए। और थर्ड था एफर्टलेस, किसी के पास टाइम नहीं है, मतलब लोगों को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भाई अरे एक और काम दे दिया हमें करने को। और जनरली इंडिया में वुमेन जो है वो वेस्ट मैनेज करती है घर का, तो ऑलरेडी उनको बहुत बहुत बिजी हैं, बहुत काम है उनके पास। पता चला उनको रॉबिन और दे दिया जाए एक अलग से और काम कि भाई चलो इसमें ये भी डालना है, वो भी डालना है। और अगर वो नहीं करती तो मेड्स करती हैं काम। मेड्स का ही काम होता है जनरली घर में कि कूड़े को बाहर लेके जाएगी। तो इतना भी टेक्निकल नहीं बनाना है कि भाई जो नॉन टेक लोग हैं वो उसको यूज़ ही ना समझ कर ही ना पाए पाए कि एक्चुअल में वर्क कैसे करता कि है। वर्क कैसे करता है। तो बस यूज़ करने के पर्सपेक्टिव से उतना ही होना चाहिए कि भाई आप उसमें बस कूड़ा ही डाल रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो, उसको कोई बटन शटन नहीं बन दबाना, वो अपने आप ही करता रहे। तो वो वाली ऑटोमेशन फिर लगाई इसमें कि वो अपने आप ही बनता रहेगा आपके नज़रिए से। उसमें आपको बस जैसे कूड़ा पहले उसमें डाल रहे थे ऐसे इसमें डालना है। बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि इस टाइम पे इंडिया में सबसे बड़ी गलतफहमी लोगों की क्या है, कंपोस्टिंग या फिर वेस्ट मैनेजमेंट?
गलतफहमी एज इन कंपोस्टिंग में, जैसे कि आई थिंक लोग को ये लगता है कि कंपोस्टिंग, पहली बात तो मुझे नहीं लगता है इंडिया में लोगों को कंपोस्टिंग इतने बारे पता है। गांव के लोगों को शायद पता होगी काफ़ी, कि उनको पता है क्योंकि उनका घर का सारा कूड़ा निकलता है, कुछ भी निकलता है तो वो जाके एक जगह डंप कर देते हैं उसको। हाँ, वो भी कर ही रहे हैं, करेक्ट। तो उनको तो बताने की ज़रूरत नहीं है। अर्बन पीपल जो है वो इलिटरेट है कंपोस्टिंग के बारे में। तो हाँ, तो मतलब यही है कि उनको लगता है, हाँ उनको ये लगता है कि कंपोस्ट में भी बदबू आती है। तो बहुत बार क्या होता है, जब मैं उनको कंपोस्ट दिखाती हूँ कि रॉबिन की कंपोस्ट देखो ये ऐसी है और ये बहुत ही मिट्टी जैसी खुशबू होती है इसमें और बहुत ही अच्छा, कोई भी बदबू नहीं आती, तो लोगों को जनरली बहुत शौक हो जाते हैं लोग देख के कि अरे ये तो बिल्कुल गीली भी नहीं है, ये तो एकदम पाउडर जैसी है, वो जब सूंघते हैं तो बहुत अच्छी स्मेल आ रही है। तो उनको ऐसा लगता है कि भाई कूड़े से बन रहा है तो उसमें बदबू ही आएगी जो भी बनेगा। तो वो आई थिंक वो स्लज जो कहते हैं सीवेज से निकलता है, वो आई थिंक वो कंपोस्ट को उससे कनेक्ट करते हैं। तो आई थिंक यही है। और उन्होंने जो ट्रेडिशनली देखा है, जिनके खेत वेत होंगे, उन्होंने वही देखा है कि कैसे होती है, कीड़े मकोड़े होते हैं। तो एक वेस्ट का जो कनेक्शन है ना, वो गंदगी से ही होता है। लोग उसको क्लीनलीनेस से सोच ही नहीं पाते हैं। राइट। तो यही है। एंड आई थिंक वेस्ट मैनेजमेंट पे तो जो मुझे मिसकंसेप्शन था कि कुछ हो ही रहा होगा, वो मिसकंसेप्शन आई थिंक अभी भी बहुत लोगों में है कि कुछ हो ही रहा है, बट एक्चुअल में कुछ नहीं हो रहा। अगर किसी को आज के टाइम पे अपना स्टार्टअप फॉर एग्जांपल अगर स्टार्ट करना हो, सबसे पहला काम उसे क्या करना चाहिए? सबसे पहला काम, जो आइडिया आपने सोचा है, मुझे तो ये लगता है कि जो भी प्रॉब्लम आप सॉल्व करना चाह रहे हो, पहले आप उसको अपने लेवल पे सॉल्व करो। अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है, या फिर अगर ऐसी कोई बिजनेस की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, तो आप एटलीस्ट एक बिजनेस की प्रॉब्लम फ्री में सॉल्व करो। उसमें कोई रेवेन्यू मत देखो, कोई प्रॉफिट मत देखो, बस ये देखो कि क्या आप जो सॉल्यूशन सोच रहे हो वो किसी की प्रॉब्लम सॉल्व कर भी रहा है या नहीं कर रहा। तो हाँ, बस पहला तो वही है। उसके बाद आपका डिपेंड करता है कि सोल्यूशन कैसा है। कि अगर जैसे रॉबिन तो चलो एक हार्डवेयर सोल्यूशन है, तो इसके लिए बनाने के लिए भी पैसे चाहिए होते हैं। लेकिन अगर आपके पास सॉफ्टवेयर सोल्यूशन है, तो मुझे लगता है कि जॉब छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा मतलब आप लिटरली सॉफ्टवेयर रिलीज़ कर सकते हो। एक इंसान, आजकल तो एआई आ गया, तो आप बस रिलीज़ करो सॉफ्टवेयर और देखो कि ट्रैक्शन क्या है मार्केट में, कितनी डिमांड है मार्केट में। तो उससे भी पता चल जाएगा कि आपकी सॉल्यूशन की नीड क्या है। जब आपको पता चल जाए कि हाँ सॉल्यूशन काम करता है, तो पहली जो फंडिंग उठाते हो कि, तो आजकल काफ़ी ग्रांट्स हैं। तो अगर ज़रूरी, मोस्टली अगर इन्वेस्टर से फंडिंग उठाते हैं तो उनको चाहिए होता है कि आप रेवेन्यू दिखाओ और कस्टमर्स दिखाओ, जो कि एकदम से नहीं मिलते हैं। तो इसीलिए इनक्यूबेटर्स आते हैं, इसीलिए ग्रांट्स आते हैं कि आप पहले उस पैसे को यूज़ करके थोड़ा रेवेन्यू बिल्डअप कर लो, किसी को बेच दो प्रोडक्ट को। एक ऐसा एक बोलते हैं टर्म होता है प्रोडक्ट मार्केट फिट। आप अपना मार्केट डिफाइन करो, उस मार्केट के लिए अपना प्रोडक्ट बनाओ। तो उस चीज़ के लिए आई थिंक इंक्यूबेटर्स में, किसी भी इंक्यूबेटर के बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स निकलते रहते हैं लिंक्डइन पे वगैरह वगैरह। तो आप एक बार इस नेटवर्क के थ्रू जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि वो अपने आप ही फिर आपको पता चलता रहता है कि ये ऐसे करना है। तो आई थिंक इंक्यूबेटर इज़ द सेकेंड स्टेप विच जो हर स्टार्टअप को लेना चाहिए। उसके थ्रू थोड़े ग्रांट्स लें, अपना एक कस्टमर बेस बनाए, रेवेन्यू बनाए, और जब वो बन जाए तो आप इन्वेस्टर से कर सकते हैं, या फिर अगर आपको लगता है कि प्रॉफिटेबल ऐसे ही है, हमारी खुद के प्रॉफिट से ही स्टार्टअप चल सकते, तो वो भी चलाएं। बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। एंड इवन जो आपका स्टार्टअप है रॉबिन, जो प्रोडक्ट जो आपने बताया कि कैसे ये काम करता है, ये बहुत सारे लोगों की इवन प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर रहा है। क्योंकि ये बहुत छोटी ऐसी छोटी नहीं कहूँगी, बहुत बड़ी इनफैक्ट ऐसी प्रॉब्लम है जिसके बारे में हमें पता ही नहीं लगता है। कि हमें लगता है कि नहीं, बस हमारे घर से जो वेस्ट मटेरियल है या फिर किचन से जो हमारा फूड वेस्ट है वो निकला है और कहीं दूसरी जगह जाके डंप हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि वो बाकी बाहर, जैसे हम बात करें जैसे गाय हो गए या वो हो गए, उनके लिए कितनी ज़्यादा बीमारियां जो हैं वो पैदा करता है। लेकिन आपने उस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो ढूंढ निकाला है, और आपने जो अपनी जर्नी बताई है, मुझे लगता है कि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हुए होंगे और उनको एक मोटिवेशन ज़रूर मिली होगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच अंजलि। तो आज के हमारे इस पॉडकास्ट में बस इतना ही। अगली बार हम फिर मिलेंगे एक और स्टार्टअप फाउंडर के साथ में, कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ में और एक न्यू जर्नी के साथ में। नमस्कार।